नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का समर्पित पीसीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 2 तक पर चर्चा कर ली थी। आज उसी के आगे ये चर्चा करनी है, तो आइए देख लेते हैं आर्टिकल 3 को। आर्टिकल 3 में क्या बताया गया है कि आर्टिकल 3 में किसी राज्य के नाम व उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम और उसके क्षेत्रफल में यदि परिवर्तन करना है तो वो आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। यह परिवर्तन 3 प्रकार का हो सकता है। सबसे पहला, किसी राज्य का क्षेत्रफल कम करना है या किसी राज्य का क्षेत्रफल ज़्यादा करना है यानी बढ़ाना है, या 2 राज्यों को जोड़कर एक नए राज्य का गठन करना है। ध्यान रखना, या तो किसी राज्य का क्षेत्रफल कम करना होगा या किसी राज्य का क्षेत्रफल ज़्यादा करना होगा, या 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़कर एक नए राज्य का गठन करना होगा। ये सभी कार्य, कम करना हो, अधिक करना हो या जोड़कर नया राज्य बनाना हो, ये सभी कार्य संघ सरकार द्वारा किए जाते हैं। संघ सरकार द्वारा किए जाते हैं, जिसमें 2 कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें ऐसा कोई भी कार्य करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। किसी राज्य का क्षेत्रफल यदि कम करना है, अधिक करना है या नए राज्य का गठन करना है। यदि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद संबंधित राज्य के विधानमंडल से अनुमति लेना भी आवश्यक होता है, किंतु संबंधित राज्य के विधानमंडल से अनुमति लेना आवश्यक जरूर होता है, किंतु राज्य के वहाँ पर 2 कार्य बनते हैं, या तो वह अनुमति दे या अनुमति दे भी सकता है और अनुमति नहीं भी दे सकता है। किंतु इसकी राज्य विधानमंडल की अनुमति देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किंतु इससे अनुमति लेना आवश्यक होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है किसी राज्य का क्षेत्रफल कम करने के लिए संबंधित राज्य की अनुमति लेना आवश्यक होता है, और ऑप्शन दिए होते हैं कि हाँ आवश्यक होता है, नहीं होता है और इसमें से कोई नहीं, तो याद रखना कि संबंधित राज्य के विधानमंडल से अनुमति लेना आवश्यक होता है, लेकिन वह अनुमति क्या देता है उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वह अनुमति दे या अनुमति ना दे। राष्ट्रपति समय सीमा राष्ट्रपति तय करता है कि राज्य विधानमंडल कितने समय के पश्चात अनुमति देगा। यदि वह समय सीमा के अंदर भी अनुमति दे देता है या अनुमति नहीं देता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। विधानमंडल अनुमति दे या ना दे कोई फर्क उसका नहीं पड़ता है। जैसा कि आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के संबंध में किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य विधानमंडल, जब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था तो आंध्र प्रदेश के विधानमंडल से इसकी अनुमति मांगी गई और आंध्र प्रदेश राज्य ने अनुमति नहीं दी थी। उसके बाद भी 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ये बात हो गई आर्टिकल 3 के अंतर्गत। क्या किसी राज्य का क्षेत्रफल कम करना, अधिक करना या 2 राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बनाना, ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। इसमें 2 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तो राष्ट्रपति पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है और संबंधित राज्य के विधानमंडल से अनुमति लेना होता है। उसके बाद आर्टिकल 4 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 4 में क्या है? आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 जो मैंने आप लोगों को बताया था कि नए राज्य का प्रवेश एवं उसके गठन संबंधी जो प्रक्रिया थी वो आर्टिकल 2 में हमने आप लोगों को बताया था। और आर्टिकल 3 ये वाली प्रक्रिया, जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, कहने का आशय यह है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वह आर्टिकल
368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 2 या 3 के अंतर्गत यदि कोई भी कार्य किया जा रहा है तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है तो इस पर देख लेते हैं। संविधान संशोधन 3 प्रकार का होता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और नंबर 3 विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। कौन कौन से? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। यदि आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जो भी संशोधन होगा वह साधारण बहुमत के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। यदि भारत किसी को अपना राज्य क्षेत्र दे रहा है तो वहां संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। जैसे ये भारत राज्य है और ये पाकिस्तान है। यदि भारत इस राज्य क्षेत्र को पाकिस्तान के अंतर्गत सम्मिलित कर रहा है तो वहां पर संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। किंतु पाकिस्तान का कोई भी राज्य क्षेत्र यदि भारत को मिल रहा है, यदि मिल रहा है कोई राज्य क्षेत्र, तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, वह साधारण बहुमत के आधार पर ही हो जाता है। उसके बाद ये किसी देश से किसी क्षेत्र को लिया जा रहा है तो वहाँ साधारण बहुमत होगा, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया। उसके बाद बात करते हैं फिर सिक्किम के संदर्भ में। फिर क्वेश्चन यह उठता है कि सिक्किम के संदर्भ में ऐसा क्यों किया गया संविधान संशोधन। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ेंगे 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन, क्योंकि सिक्किम के राज्य क्षेत्र को तो अब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था, तो उसके लिए फिर संविधान संशोधन क्यों किया गया, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। सिक्किम के संदर्भ में सिक्किम की कहानी 35वें संविधान संशोधन से प्रारंभ होती है और प्रारंभ में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। उसे सर्वप्रथम आर्टिकल 2 का के तहत, ध्यान रखना, आर्टिकल 2 का के तहत संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था, जो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 2 का को जोड़ा गया था। उसके बाद वहां की जनता के कहने पर 36वां संविधान संशोधन किया गया और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया? सबसे पहले 35वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसमें वहाँ के जो शासक था उसके पास बहुत से अधिकार बच गए थे। संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत कुछ ही क्षेत्रों पर भारतीय संघ को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ था। वहाँ की जनता के कहने पर 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्यों किया गया था? आखिर यदि क्वेश्चन उठता है कि सिक्किम को राज्य क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए आखिर क्यों आर्टिकल 2 का को जोड़ा गया, तो प्रारंभ में उसे संबद्ध राज्य बनाया गया था, क्योंकि भारत में जो राज्य क्षेत्र के बंटवारे के संबंध में जो राज्यों की श्रेणियां पाई जाती हैं, उसके अंतर्गत संबद्ध राज्य के लिए कोई भी स्थान नहीं था। देख लेते हैं कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं। तो राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र और तीसरा आरक्षित क्षेत्र, जबकि संबद्ध क्षेत्र जैसी कोई भी श्रेणी इस श्रेणी में नहीं दिखाई देती, जिसके लिए इसमें सबसे पहले उसे संबद्ध क्षेत्र बनाया गया, फिर उसे 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त करके उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अब बात कर लेते हैं आज़ादी के बाद क्या होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। आज़ाद होने के समय भारत के जो राज्य क्षेत्र थे वो 2 श्रेणियों में विभाजित थे।
पहली श्रेणी के अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत और दूसरी श्रेणी के अंतर्गत देसी रियासतें थी। पहली श्रेणी के अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत, दूसरी श्रेणी के अंतर्गत देसी रियासत। देसी रियासतों की यदि बात की जाए तो भारत में उस समय कुल 552 देसी रियासतें थी, जिसमें से 549 ने भारतीय संघ में शामिल हो चुकी थी। 552 में से 549 रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई थी। शेष 3 रियासतें कौन कौन सी? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। कौन कौन सी? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया जाता है। उसके बाद हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से सम्मिलित किया जाता है, जिसके अंतर्गत ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर को अभी हाल ही में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य, भारत का संघ शासित राज्य बनाने के लिए संसद में प्रस्ताव पारित होता है। कब? 5 अगस्त 2019 को। जबकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया जाता है। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। कब? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 संघ शासित प्रदेश अस्तित्व में आते हैं। उसके बाद देख लेते हैं ब्रिटिश प्रांत को। ब्रिटिश प्रांत जो थे उनको 4 श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया था, A, B, C, D। ए के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, बी के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते थे, सी के अंतर्गत और डी के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते थे। इन पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले हम कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं। क्या होता है ए, बी, सी, डी 4 श्रेणियों में जब ब्रिटिश प्रांत को विभाजित किया जाता है तो दक्षिण भारत के लोग भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग करते हैं। दक्षिण भारत के लोग भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग करते हैं। अब सरकार के समक्ष कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए 1948 में श्रीधर आयोग बनाया जाता है। कब? 1948 में श्रीधर आयोग या धर आयोग बनाया जाता है, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि भाषा के आधार पर भारत में कोई भी राज्य नहीं बनाया जा सकता है। क्या बताया गया? भाषा के आधार पर भारत में कोई भी राज्य नहीं बनाया जा सकता है। और यदि, इसी का दूसरा पॉइंट, यदि भारत में राज्यों का गठन करना ही है तो उसका आधार प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। प्रशासनिक सुविधा। जब यहाँ पर भाषा के आधार पर कोई भी राज्य नहीं बनाया जा सकता, ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इससे आंदोलन और तेज हो गया। उसके बाद सरकार के समक्ष बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण 1948 में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया द्वारा JVP कमेटी बनाई जाती है। किसके किसके द्वारा? नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया द्वारा JVP कमेटी बनाई जाती है, जिसने अध्ययन के उपरांत यह बताया और 1949 में JVP कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह बताया गया कि भाषा के आधार पर भारत में कोई भी राज्य नहीं बनाया जा सकता है। क्या बताया गया? इसमें भी बताया गया कि भाषा के आधार पर भारत में कोई भी राज्य नहीं बनाया जा सकता है। और JVP कमेटी की रिपोर्ट में भी यह बताया गया कि भाषा के आधार पर कोई भी राज्य भारत में नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद तो दक्षिण भारत में आंदोलन इतना तीव्र हो गया कि लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए और दक्षिण भारत में ही 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोटी श्री रामुलु, यह नाम याद रखना, पोटी श्री रामुलु
का निधन हो जाता है 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद, जिसके कारण आंदोलन और भड़क जाता है और सरकार के समक्ष मजबूरन सरकार ने आनन फानन में 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर उसे करना पड़ता है, जिसके कारण जो अन्य राज्य जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अन्य राज्य जो भाषा के आधार पर नए राज्य के गठन की बात कर रहे थे, उनकी मांग भी तेज हो जाती है और जिसके लिए भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 का गठन किया गया। इसके अनुसार इसने जब भारत का अध्ययन किया उसके बाद इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग पर हम लोग कल विस्तृत चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वो 14 राज्य कौन कौन से थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत बनाए गए थे वो कौन कौन थे। उसके बाद 15वां कौन सा बना, 16वां कौन सा बना, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां कौन कौन से राज्य इसके बाद बने, उन पर कल की क्लास में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।